स्टोरी उसी सीन से शुरू होती है, ब्लैक दाउद सेक्ट को दिखाते हुए। ब्लैक दाउद सेक्ट के ऊपर फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है तो मिशन फेल हो गया। दो लोग ऊपर बैठे हुए थे, उनमें से कहने लगता है मास्टर नाराज है, इसके अलावा यंग मास्टर भी। अगर तुम ब्लैक दाउद सेक्ट के उन 40 बैंडिट्स को छिपाने में कामयाब हो गए होते और टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो के ऊपर उस समय पर ठीक से अटैक कर देते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम उस ब्यूरो से लूटा हुआ सामान, इसके अलावा झाउक लाइन से मिला हुआ पैसा दोनों ही अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुम बेवकूफ, तुमने इसे पूरी तरह से खराब कर दिया। और यह शख्स होता है ब्लैक दाउद सेक्ट का सेक्ट लीडर गु येहू। गु येहू के सामने जो बैठा हुआ था शख्स, वह कहने लगता है हमारा प्लान बेकार हो गया, इसके अलावा हमने लोगों को भी खो दिया। अब तो यहाँ तक कि हम लोग इविल अलायंस को ट्रिब्यूट भी नहीं पेश कर सकते। अगर मनी कलेक्शन डीमन यहाँ पर आ जाता है तो आगे जब क्या होगा। इसे सुनते ही ये हो वह और भी ज्यादा घबरा जाता है। अपने दांतों को पीसते हुए कहने लगता है कि यह मेरे हाथों से बाहर होता जा रहा है। हमने टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो के लोगों को मारने के लिए काफी ज्यादा लोग भेजे थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वहां पर एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, तो इसलिए हमें इसके बारे में भी नहीं पता कि वहां पर क्या हुआ था। यूहू के सामने जो शख्स बैठा हुआ था वह खड़ा होते हुए कहने लगता है मुझे लगता है कि तुम्हें 4 ब्लैक दाउद एलाइट्स में से किसी एक को भेजना चाहिए था। यूहू उस पर कहने लगता है मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से हो जाएंगी। यूहू इस पर उस शख्स से कहने लगता है अगर तुम हमें पहले इसके बारे में बता देते कि टाइगर पिट सेक्ट की ब्यूरो एजेंसी वह भी इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसकी सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी है, तो हम कभी झंझट में पड़ते ही नहीं। इस पर वह शख्स पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहने लगता है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि सब में हमारी गलती है? मैं तुम्हें एक बात पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर तुम इसमें और भी ज्यादा गड़बड़ करते हो तो तुम मारे जाओगे। तो क्या तुम इसके बारे में समझ गए? यूहू इसे सुनते ही अपने माथे को पकड़ लेता है, कहने लगता है हाँ मैं समझ गया। सामने वाला शख्स आगे कहने लगता है जब तक टाइगर पिट सेक्ट वह पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाता, वह लोग अपने घुटनों पर नहीं आ जाते, तब तक यंग मास्टर जो है वह चैन से नहीं बैठेगा। और अगर वह चैन से नहीं बैठता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। वह तब तक बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेगा तब तक उसे वह लड़की नहीं मिल जाती। यूहू इस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम कमीने, मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, मैं पहले से ही इस सब के बारे में समझ चुका हूँ। वे दोनों इसी तरह से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी तरह की आवाज आती है। यूहू गेट की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिर किस तरह की आवाज है? 4 एलिमेंट्स को इस गेट की रक्षा करनी चाहिए थी। दोनों ही काफी ज्यादा चौंके हुए थे, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे ही वो अपने सामने देखते हैं दिखाया जाता है गेट की दूसरी तरफ से एक शख्स को जो कि गेट के बाहर आ गया होता है। अगले ही पल जैसे गेट खुलता है तो सामने वाला शख्स वह तुरंत ही अंदर की तरफ कुछ कटे हुए सर को फेंक देता है। यूहू और उसके साइड में खड़ा हुआ शख्स जैसे ही इन डेड बॉडी के कटे हुए सर को देखता है तो वह दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। दूसरा शख्स डरते हुए कहने लगता है यह तो वही 4 एलाइट्स है, मुझसे इसके बारे में बिल्कुल भी मत कहना कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने यहाँ पर एक मास्टर को भेजा है। इसके बाद सामने दिखाया जाता है सूजी, जिसके दोनों हाथ पूरी तरह से खून में सने हुए थे। वह शख्स तुरंत ही सूजी से कहने लगता है रुको, मेरा ब्लैक दाउद सेक्ट के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर बातचीत करने के लिए आया था, मैं झाउक लाइन से यहाँ पर आया हूँ। सूजी जैसे ही झाउक लाइन का नाम सुनता है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज्यादा कि वह अपने दांतों को इतनी जोर से पीसता है जिसकी वजह से होठों के अंदर से ब्लड निकलने लगता है। वह शख्स अपनी शॉर्ट सूजी को दिखाते हुए कहने लगता है ऐसा लगता है जैसे कि तुम इस ब्लैक दाउद सेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आए, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारा साथ दूं। लेकिन इतने में सूजी ने उसके मुंह पर थूक दिया होता है। फैसल जैसे ही सूजी वैसा करते हुए दिखता है तो कहने लगता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं ब्लैक दाउद सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, झाउक लाइन से हूँ। और साथ ही ऐसा कहते हुए उसकी आंख जब नहीं होती है उसके अंदर से एक ब्लैक स्मोक बाहर निकलने लगता है। सूजी अपने मास्टर की बातों को याद करते हुए बताता है कि इस आर्ट को सुप्रीम डिमोनिक आर्ट डीमन ब्रेकर्स कहा जाता है। डीमन ब्रेकर का ब्लड एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए डेडली पॉइजन की तरह है। यह एक असली डीमन ब्रेकर पॉइजन नहीं है, लेकिन यह थोड़ा बहुत उसी की तरह है और उसी की तरह काम भी करेगा। सामने वाले शख्स ने तुरंत ही अपनी शॉट निकाल ली होती है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? उसकी सिलाई जैसे ही सामने लगती है तो सूजी तुरंत ही उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। सूजी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इसकी मार्शल पावर वह फर्स्ट रेट की है, लेकिन 4 एलिट्स जितनी अच्छी नहीं। अगले ही पल सूजी ने अपने हाथ में जो घोड़े की हड्डी पकड़ी हुई थी उसके अंदर से फिर से रेड स्मोक बाहर निकलने लगता है। इसे देखकर दोनों की ही हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और कहने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
सूजी के अंदर से और ज्यादा रेड स्मोक बाहर निकलने लगता है। इसे देख के कहते हैं डेमोनिक आर्ट। उस शख्स ने तुरंत ही सूजी को ऊपर अटैक कर दिया होता है और कहने लगता है तुम ऑर्थोडॉक्स सेक्टर से इस जगह पर नहीं आए हो, बल्कि तुम एक ब्लड डीमन हो। लेकिन दूसरी तरफ से सूजी तुरंत ही झुककर उसके अटैक को डॉज कर देता है। सूजी यहीं पर नहीं रुकता है, तुरंत ही उसके बैलेंस को खराब कर देता है, जिसकी वजह से सामने वाला शख्स नीचे गिरने लगता है। अगले ही पल उस शख्स के फेस के ऊपर सूजी के डंडे की छाया दिखाई देने लगती है। इसके बाद सूजी अपने हथियार को सीधे ही उसके चेहरे के ऊपर दे मारता है और अगले ही पल दे दनादन उस शख्स के फेस का पूरी तरह कचुम्बर बना देता है। उसके बाद कहानी सुनाने वाला आ जाता है, बताने लगता है डीमन, डिमोनिक पाथ, डिमोनिक आर्ट और डिमोनिक बीइंग सिर्फ आइडियोलॉजी की बात है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स दोनों के बीच में। इसके बाद ये वो कहने लगता है डिमोनिक बास्टर्ड, ये लोग अपनी क्रूरता के लिए फेमस होते हैं और उन्हीं में से आज हमारे ब्लैक डाउ सेक्ट के अंदर दिखाई दिया है। डिमोनिक यूजर्स वे तब तक ही क्रूर रहते हैं जब तक कि वह एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाते। उस समय पर वे लोग सिर्फ लोगों को मारने के बारे में सोचते हैं। अब जब तक कि वह झाउ क्लैन के उस लड़के को मारने में बिजी है, तब तक मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ और इविल अलायंस से संपर्क कर सकता हूँ। अगर वे लोग इसे रोकने में असफल हो जाते हैं तो मैं मार्शल अलायंस के पास जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वे अपना कदम आगे रख पाता उससे पहले उसे पीछे से आवाज आती है, गु यही हो। सूजी पीछे से कहने लगता है, यह तुम ही हो है ना। युवा किसे सुनते ही हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। चौंकते हुए कहने लगता है, रुको, क्या इस आदमी के अंदर अभी भी सोचने समझने की शक्ति बची हुई है? डेमोनिक आर्ट में सफल होने के बाद यह अभी तक पूरी तरह से स्वस्थ है, तो उसे जरूर एक पीक लेवल का मास्टर होना चाहिए। इसके भी अलावा यह अपनी एनर्जी को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। यह तुरंत ही सूजी के सामने झुक जाता है, कहने लगता है, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं कुछ भी करूंगा जो कि तुम कहोगे। इविल अलायंस को ट्रिब्यूट देने का समय पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी गलती करता हूँ तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। युवा ने अभी भी अपना सर झुकाया हुआ था और कहने लगता है, अगर यहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो इससे खतरा तुम्हारे ऊपर भी आ सकता है। सूजी से सुनते ही कहने लगता है, वह आदमी जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अवेयर है। इसके बाद युवा से कहने लगता है, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम अपनी मार्शल आर्ट छोड़ दो। युवा के पूरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं और कहने लगता है, क्या तुमने क्या कहा? मेरी मार्शल आर्ट? सूजी जो कि उसके सामने खड़ा हुआ तो उसे कहने लगता है, अगर तुम मना करते हो तो तुम मारे जाओगे। दूसरी तरफ से युवा अपने मन में कह रहा था, अपनी मार्शल आर्ट को छोड़ना यह मेरे लिए मरने के समान होगा। फिर मैं इतना कहते ही उसने सूजी के ऊपर अटैक कर दिया होता और कहने लगता है, कम से कम मैं एक बार तो इसके ऊपर पलटवार करूंगा। दूसरी तरफ से युवा ने भी अपने में घुमा दिया होता है और कहने लगता है, एक कावार्ड जो कि हमेशा ही कमर में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। युवा बड़ी मुश्किल से सूजी के अटैक से बचकर साइड भी हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी वजह से इसके सर के ऊपर चोट लग गई होती है। इसके बाद सूजी से कहने लगता है, तुम्हारी एनर्जी, तुम कोई पीक लेवल के मास्टर नहीं हो। वह हंसते हुए कहने लगता है, एक मात्र सेकंड रेट का वॉरियर, मुझे धोखा देने की हिम्मत, तुम्हारे अंदर सचमुच काफी ज्यादा हिम्मत है। सूजी से सुनते ही उसे हंसते हुए कहने लगता है, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो। और अगले ही पल उसके अंदर से और भी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और कहता है, इससे मेरा ही काम आसान हो जाएगा। तो चलो ब्लैक डाउ सेक्ट को पूरी तरह से साफ करने का समय आ गया है। ये वो जो इसका अभी विचार घूम रहा होता है सामने की तरफ देखते हुए कहने लगता है, नहीं, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है। क्या उसने मुझे पहले पागल बना दिया था? सूजी बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया होता है और कहने लगता है, मुझे तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। अगर तुम्हारी ये गलतफहमी ना होती तो मुझे नहीं लगता कि तुमसे निपट पाना वह इतना ज्यादा आसान होता। सारी सोच ने युवा को घेर लिया होता है और कहने लगता है, चलो इसे भी अपने साथ ले चले। युवा तुरंत ही खड़ा होकर कई सारे स्लैश सूजी की तरफ मार देता है, लेकिन दूसरी तरफ से सूजी जो कि बड़ी आसानी से उसके सभी अटैक को डॉज करते हुए सीधा ही उसके हाथ के ऊपर अपनी घोड़े की हड्डी से अटैक कर देता है। इसकी वजह से युवा को तकलीफ तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी स्वॉर्ड से सामने सूजी की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन सूजी बड़ी आसानी से बैक फ्लिप मारकर उसके अटैक को डॉज कर देता है। युवा उसकी इस तरह की मूवमेंट को देखकर चौंक गया होता है और कहने लगता है कि किस तरह की मूवमेंट है, जंगली लेकिन काफी ज्यादा डिसिप्लिन के साथ है, जैसे कि कोई असैसिन हो। ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रू वॉरियर हो। ऐसी मूवमेंट जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। किसी भी सिचुएशन में सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने के लिए डिजाइन की गई है। और युवा को देखते हुए कहने लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि खुले मैदान में एक डीमन घूम रहा हो। वह इतना कह ही रहा होता है तभी सूजी का वेपन सीधा ही उसके फेस के सामने आ गया होता है
और सुजई की सिर्फ एक ही अटैक में ये हो वह दूर फीका चला जाता है और इसकी वजह से उस जगह पर एक बॉक्स जब भी टूट गया था जिसके अंदर पेपर भरे हुए थे। सुजई का ध्यान भी उस पेपर के ऊपर चला जाता है, तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल उसे पढ़ते हुए कहने लगता है, तुमने इनोसेंट लड़कियों को पकड़ा और उन्हें ब्रोथल में बेच दिया, फिर इसके बाद तुमने लोगों से पैसे ऐड कर इस ब्लैक डाउस एक्ट को खड़ा किया है। तुमने टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ है। वो इस पर रोते हुए कहने लगता है, माइटी वॉरियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फ्यूचर में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा और न ही मैं टाइगर पिट्स एक्ट को देखूंगा। सूजी उसके सामने खड़ा हुआ था और उसे कहने लगता है, वहां पर कितने लोग थे? इस पर यू हाउ को कुछ समझ में नहीं आता। सूजी उसे कहने लगता है, कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने तुमसे इस तरह से जान की भीख मांगी होगी। सूजी ने उसके पास जो पेपर पड़े हुए थे उसके अंदर आग लगा दी होती है। वो अभी भी चिल्ला रहा था कि मुझे माफ कर दो। वो उसे चलते हुए देख रहा होता है तो दूसरी तरफ से सूजी उसे चलते हुए देख रहा होता है तो दूसरी तरफ से वो जो कि चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो। सूजी ने अपना डंडा ऊपर उठा लिया होता है और कहने लगता है, टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो के रिवेट के लिए इतना काफी होना चाहिए। वो की आंखें छोड़ जाती है जैसे ही वह टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो का नाम सुनता है। हाल ही में सारी परेशानियों की जड़ क्या है, वही टाइगर एनफोर्समेंट ब्यूरो अपने मन में कह रहा था। लेकिन दूसरी तरफ से सूजी ने तो अपना काम खत्म कर दिया था, उसके ऊपर डंडा चलाकर। सूजी के अंदर से डिमांड एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इसके बाद वो को देखकर कहने लगता है, तो यही ब्लैक डाउस सेक्ट का सेक्ट लीडर गो यो है। इसके बाद वहां से जाते हुए कहने लगता है, लेकिन चलो, मुझे लगता है कि इसकी वर्दी होना चाहिए। सूजी जैसे ही बाहर जा रहा होता है तभी उसे बाहर से आवाज आने लगती है, मास्टर कहाँ पर है? तो सूजी भी तुरंत ही दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर देखता है तो बाहर कई सारे लोग खड़े हुए थे। सभी लोग सूजी को देखकर कहने लगते हैं, आखिर ये कौन है? इस पर उन्हीं का साथों कहने लगता है, आखिर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, जो भी हो मार डालो उसे। सूजी उनकी तरफ देखता है और कहने लगता है, आज सचमुच रात काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे बाजार का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या तुमने उस रूमर्स के बारे में सुना? ब्लैक डाउस सेक्ट को रातों रात पूरी तरह से साफ कर दिया गया। मुझे यह खबर वहीं पर काम करने वाले वर्कर के थ्रू पता चली। इसके बाद दिखाया जाता है वो तियान को, जो कि अपने दोनों पंटरों से कह रहा होता है, कल रात पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ तक कि उनकी प्रॉपर्टी को भी जला दिया गया। दोनों पंटर इस पर कहने लगते हैं, क्या सचमुच ये है? तो पूरी तरह से सही है, वैसे भी वो लोग इसके हकदार थे। वो ध्यान इस पर कहने लगता है, सचमुच टाइगर पिट्स एक्ट के अंदर हमें भी उनकी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा था। दोनों पंटर से सुनते ही चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं, क्या टाइगर पिट्स एक्ट में? इस पर वो ध्यान बताने लगता है, हाँ, टाइगर पिट्स एक्ट में भी ब्लैक डाउस से कर्जा ले रखा था, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी हमारे पास आ जाते और यहाँ पर परेशानी खड़ी करते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्लैक डाउस सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इसलिए अब वो कर्जा कोई भी नहीं ले सकता, वो भी बेकार हो गया। इस पर दोनों लड़के कहने लगते हैं, आखिर वह वॉरियर कौन होगा जिसने किस तरह का काम किया था? लेकिन वो तियान जिसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वो तियान सूजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है, क्या तुमने घोड़े की नींद साफ कर दी? इस पर सूजी जो कि सो रहा था वो तियान की तरफ देखने लगता है। वो तियान उसके पास पहुंच गया होता है और कहने लगता है, आखिर तुम्हारे चेहरे का भाव किस तरह का है? क्या तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है? सूजी से सुनते ही अपना कहने लगता है, क्या अब मुझे सोने के लिए भी किसी तरह का कोई गोल्डन टोकन दिखाना पड़ेगा? वह उसी गोल्डन टोकन को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर रुक जाता है और कहता है कि इतनी जल्दी भी ठीक नहीं है, जब तक कि झाओ क्लैन से मामला पूरी तरह से सुलट नहीं जाता। वो ध्यान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और सूजी से कहता है, बेहतर हुआ कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो। इतने में पीछे से आवाज आती है, तुम दोनों। वो ध्यान भी डरते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है और कहता है कि यह आवाज तो सामने से कोई आ रहा होता है, जो कि कह रहा था, इस नए लड़के को ज्यादा परेशान मत करो। सूजी जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वह और भी ज्यादा चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। सामने से कोई आ रहा होता है जो कि आगे कहता है, हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी नए लोगों को इतनी ज्यादा परेशान भी मत किया करो। और यह होती है यूवई, जिसे कि सूजी अभी भी उसके पुराने वर्जन में ही याद कर रहा था। वो तियानी से सुनते ही तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि ठीक है, यह बदमाश बच्चा, मेरा मतलब है कि यह मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो इस पर कहने लगते हैं, वह सिर्फ अभी एक बच्चा है, वह पहली बार इस तरह का काम कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखो। वो तियानी इस पर कहने लगता है, वैसे भी वह तो आवारा है, वह जल्द ही यहाँ से चला जाएगा।
वही इस पर भूतियान को चिल्लाते हुए कहने लगती है, और उन्होंने कहा था कि आस्तीन के ब्रश के साथ भी किसी तरह का संबंध हो सकता है, तो इसलिए हमारे पास जो भी है हमें उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहिए। इस जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि किसी दूसरे जीवन में जाकर तुम उसे एक नई जगह पर एक दूसरे से फिर से मिलो, या फिर हो सकता है कि तुम एक परिवार भी बन सकते हो। वो तीनों और उसके पंटर जैसे इस बात को सुनते हैं तो कहने लगते हैं, ऐसा मानो जैसे कि मैं इस लड़की से फिर से कभी नहीं मिलूंगा। तो उसके पंटर कह रहे होते हैं, क्या हम लोग इतनी दूर तक भी जाएंगे? लेकिन ये वही तो सूजी की तरफ घूमती है और कहने लगती है, तुम नई लड़के। सूजी भी अपने होश में आता है और उसकी बात सुनने लगता है। ये वो उससे कहने लगती है, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो तुम सीधे मेरे पास आना। क्या तुम इसके बारे में समझ गए? तो उसी तरफ से सूजी, जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके सिर्फ उसकी बातों को सुन रहा था, वह अपने मन में कहने लगता है कि मुझे याद है, न ही उसका चेहरा और न ही उसकी आवाज, ये दोनों ही ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये साफ आंखें, यह बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि पहले थी। तुम जरा भी नहीं बदले युवाई। इसके बाद सूजी युवाई को आवाज देता है। इस पर युवाई उसकी तरफ देखने लगती है। सूजी भी उससे यही चीज कहता है, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम मेरे पास आना। सूजी जैसी बात को सुनती है तो वह भी थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन पीछे खड़ा हुआ वह तो काफी ज्यादा घबरा गया था और कहने लगता है, लेडी से आकर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कुछ कहने की? लेकिन वो भी हंसते हुए कहने लगती है, हाँ मैं समझ गई, मैं इस बात को ध्यान रखूंगी। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें रात में सूजी को एक जगह पर दिखाया जाता है जहां पर उसने कई सारे वेपन्स को उठा लिया था। ये वही सारे वेपन्स थे जिनका सूजी ने लोहर से बनाने के लिए कहा था। सूजी कहने लगता है, मैंने एस्कॉर्ट वॉरियर और शॉपकीपर दोनों का बदला ले लिया। सूजी वहां से जाते हुए कहने लगता है, तो अब समय आ गया है मैं अपने स्वर्ण ब्रोतर का बदला लूं, जिसने कि उसे मारा था। और बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट।